स्टॉक मार्केट पाकिस्तान का नंबर वन वेल्थ क्रिएशन एसेट है इन द लॉन्ग टर्म। तो फेमस इंडियन इन्वेस्टर कहती हैं कि शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट ने और एक आम आदमी ने ऊपर ही जाना है। जब आप एक्टिव बनेंगे, आप कंपनीज भी समझेंगे, तो फिर आपको ये भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसी जा रही है। इसमें जो 4-5 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, जैसे हमने बताया, करंट अकाउंट डेफिसिट, प्राइमरी सरप्लस, इंटरेस्ट रेट्स। वॉरेन बफे कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स आर लाइक ग्रेविटी फॉर स्टॉक प्राइसेस। जब इंटरेस्ट रेट स्ट्रांग होते हैं तो वो नीचे ले आते हैं प्राइसेस। अगर हम डॉलराइज रिटर्न देखें पिछले 25 साल का, तो वो 11% इन डॉलर टर्म्स है। अमेरिका की स्टॉक मार्केट जो कि फ्लैगशिप है, उसका भी एवरेज रिटर्न इन 25 सालों का मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा, बट लॉन्ग टर्म में 7 से 8% के बीच में ये अमेरिकन स्टॉक मार्केट को भी बीट कर रही है। पाकिस्तानी बिजनेसमैन की पावर ऑफ अर्निंग बहुत ज़्यादा है, लोग इसको समझते नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने वादा किया था कि अब्दुर्रहमान नजम को एक दफ़ा फिर हम तकलीफ़ ज़रूर देंगे। फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं और इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं, और आज हम बात ही इसी पे करेंगे कि क्या मेरे जैसे बंदे पैसे कमा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। हम बात करेंगे आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। बचपन से हमने यही सुना है कि ये एक फ्रॉड है, इसमें जो जाता है लुट पुट जाता है। लेकिन फिर अभी हमने रिसेंटली आप जैसे लोगों को देखना सुनना शुरू किया, और ऐसा लगा कि इतनी बुरे हालात नहीं है, बल्कि शायद बहुत अच्छे हालात हैं। तो एक शख्स जो मेरे जैसा बिल्कुल लेमैन, जो नई एक एक कंपनी के बारे में पढ़ सकता और रिसर्च कर सकता, और साथ में मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा नंबर्स देख के तो एंग्जाइटी होनी शुरू हो जाती है। तो मेरे जैसे बंदे के लिए क्या है कि मैं स्टॉक्स लूँ किसी एक कंपनी के, या मैं इंडेक्स पे बेट कर दूँ? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। पिछले साल में तो सबने ही देखा है, स्टॉक मार्केट बहुत बढ़ गई, लेकिन थोड़ा लंबा सोच लेते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमेशा आप सोचते हैं कम से कम 15 से 20 साल के टाइम फ्रेम पे। तो अगर पिछले 25 साल का डेटा देख लेना, तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अगर आपने इन्वेस्टमेंट की होती, तो आपकी आज इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 70 टाइम्स हो जाती, 70 गुना हो जाती 25 सालों में। यही चीज़ अगर आपने बैंक में पैसे रख दिए होते, या बहुत सारे लोग जैसे नेशनल सेविंग में करते हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट 12 से 13 टाइम्स हो जाती। इतना तो रियल एस्टेट ने भी नहीं दिया। हाँ, रियल एस्टेट का एक बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है DHA फेज 6 लाहौर। वहाँ पे एक कनाल की जो फाइल थी, वो आज से 23 साल पहले 10 लाख रुपए की थी। फिर आपने उसमें डेवलपमेंट चार्जेस भी जमा कराए, और आज वो कहीं जाके 4.5-5 करोड़ की है। तो वो कोई 35 से 40 टाइम्स हो गई है। लेकिन वो भी एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। अगर आप इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में कोई ऐसी कंपनी देखें, ये तो मैंने जो आपको रिटर्न बताया है 70 टाइम्स का, ये एवरेज रिटर्न है इंडेक्स का। अगर कोई आपने अच्छा हीरा ढूंढ लिया होता, जैसे रियल एस्टेट में DHA फेज 6 लाहौर है, तो उसने तो 200 टाइम्स इन्वेस्टमेंट भी आपको रिटर्न दिए हैं। तो स्टॉक मार्केट पाकिस्तान का नंबर वन वेल्थ क्रिएशन एसेट है इन द लॉन्ग टर्म। 5 साल बुरे भी हो सकते हैं, 2 साल अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन 25 साल में ये हर एसेट क्लास को बीट करता है, और इसके पीछे कोई ऐसी वजह नहीं है जो बदल जाएगी। मेन स्टॉक मार्केट होती है पाकिस्तान के सक्सेसफुल बिजनेसमैन के साथ पार्टनरशिप। जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप लकी सीमेंट के ओनर के साथ आपने इक्वल पार्टनरशिप कर ली। जो उनका प्रॉफिट है वही आपका प्रॉफिट है। इस चीज़ को जो समझ जाए ना, उसको समझ आ जाती है कि जब इन लोगों ने जब लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है, तो पैसा मुझे भी मिलेगा। वो शॉर्ट टर्म में जो फ्लक्चुएशंस होती है ना, लोग उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर आपने 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए अपनी सेविंग्स को बढ़ाना है, तो स्टॉक मार्केट सबसे अच्छा मैकेनिज्म है। यानी कि इसमें तो जो जितना यंग जाएगा उसको उतना ज़्यादा फायदा होगा। उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक फेमस इंडियन इन्वेस्टर हैं, वो कहती हैं कि जैसे 1999 से शुरू कर लेते हैं, पाकिस्तान में कू हो गया, ठीक है, स्टॉक मार्केट नीचे आ गई, फिर स्टॉक मार्केट की रिकवरी स्टार्ट हुई। 2008 में इन्होंने स्टॉक मार्केट बंद कर दी, एकदम से क्रैश आ गया, 70% नीचे आ गई। सही है, फिर से रिकवरी स्टार्ट हुई। फिर जाके 2017 में पूरा जो एक हवा बना हुआ था एक तरीके से कि पाकिस्तान G20 में जाने वाला है, वो क्रैश हो गया। 2020 में कोविड में मार्केट फिर क्रैश कर गई। तो मार्केट क्रैश करती है, रिकवर करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो इंडेक्स 1000 का होता था, वो आज 70,000 से भी ऊपर है। तो फेमस इंडियन इन्वेस्टर कहती हैं कि शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट ने और एक आम आदमी ने ऊपर ही जाना है। बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा, अब बैक टू वो जो सवाल था कि मेरे जैसे बंदे के लिए क्या बेहतर है कि मैं कंपनी का स्टॉक लूं या मैं इंडेक्स में बेट कर दूं? देखें, सेफ बेट यही है कि आप इंडेक्स में लें।
इवन वॉरेन बफे भी यही कहते हैं कि अगर तो आप एक्टिव इन्वेस्टर नहीं हैं, एक्टिव इन्वेस्टर का मतलब ये नहीं होता आप सिर्फ रोज़ प्राइस देखें, प्राइस देखना तो बहुत ही ख़तरनाक है। अगर आपने एक्टिव इन्वेस्टर बनना है तो फिर आप पूरा कंपनी को स्टडी करें, उसका बिजनेस मॉडल समझें, उसकी फेयर वैल्यू निकालें, ताकि जो एवरेज कंपनी है उसमें से आप अच्छी अच्छी कंपनी पिक कर सकें। अगर आपने ये सब नहीं करना तो आपके लिए बहुत बेहतर है कि आप एक इंडेक्स में जो कंपनीज़ हैं उन सब के शेयर्स ले लें, और ये कोई इतना मुश्किल नहीं होता। आपको वेबसाइट पे मिल जाता है कि 100 इंडेक्स में इस कंपनी का 5% वेट है, इसका 4% है। तो आप अपनी जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट है, लेट्स से 10 लाख रुपए है, तो आप परसेंटेज के हिसाब से उतने उतने शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में रख लें, और हर साल एक दफ़ा उसको बैलेंस कर लें। जो भी चेंजेस आती हैं वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स देगी। लास्ट 25 ईयर्स में 18% पर ईयर एवरेज है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सो मैं बिल्कुल लेमैन हूँ, इसलिए मेरे सवालों पर आपने गुस्सा नहीं करना। ये जो 100 इंडेक्स आप कह रहे हैं, ये कोई 50 इंडेक्स भी होता है? एक 30 इंडेक्स है, उसमें जो है इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट कंपनीज जो हैं सिर्फ 30 आती हैं उसमें। ये सिर्फ ऐसे एक नंबर होता है, जैसे इन्फ्लेशन का नंबर होता है ना, ये बस उसी तरीके से एक इंडेक्स होता है। तो 100 इंडेक्स में 100 कंपनीज हैं जिनका सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है, उसके हिसाब से 100 कंपनीज का एक पंच बना लिया। तो इसी तरीके से 30 भी है। 30 जो है थोड़ा सा आप फिर कह सकते हैं उसमें रिस्क होता है कि हो सकता है वो 30 कंपनीज जो है फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म ना करें, लेकिन 100 एक ऐसा नंबर होता है कि वो फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सो अब इसमें एक सवाल और है, और वो ये कि लोग जो हैं अगेन मेरे जैसे, उनको लगता है कि जी फलानी कंपनी जो है उसको प्रॉफिट तो इतना हुआ था, लेकिन उसने डिविडेंड उस हिसाब से नहीं दिए। उसका स्टॉक प्राइस तो ऊपर गई, लेकिन डिविडेंड उतने नहीं दिए। एक और कंपनी है, उसने डिविडेंड बहुत ज़्यादा दे दिए। सो इसका मतलब है कि कंपनी के लेवल पे शेयर होल्डर्स के साथ कोई दो नंबरी हो रही है, या इसका ये मतलब है कि वो कंपनी क्योंकि मजीद एक्सपैंड कर रही है, उसको वहां पे इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, इसलिए वो डिविडेंड ज्यादा नहीं दे पा रही। इस इन दोनों का क्या मतलब है, और इनमें से कौन सी कंपनी बेहतर है? आई थिंक वजह तो दोनों हो सकती हैं, बट 70% ऑफ द टाइम यही वजह होती है कि कंपनी कैश अक्यूमुलेट कर रही होती है। ज़रूरी नहीं है उस वक्त वो एक्सपेंशन अनाउंस हुई हो सकता है वो कैश जमा कर रहे हो 3 साल बाद एक्सपेंशन करें। तो आप थोड़ा उनका रिकॉर्ड देख लें कि जब इनके पास कैश जमा होता है तो ये अगली एक्सपेंशन करते हैं कि नहीं करते। कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो कैश जमा करती रहती हैं लेकिन एक्सपेंशन भी नहीं करती, तो वो ज़रा थोड़ी वैल्यू रियलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी अच्छी नहीं होती। उसकी जो रियल वैल्यू है कंपनी की वो शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं होती, क्योंकि लोगों को जो कंपनी की वैल्यू है वो तो नहीं मिल रही ना। माइनॉरिटी शेयर होल्डर इसी तरीके से सोचता है कि मुझे क्या मिल रहा है, मेरे हिसाब से तो इस कंपनी की वही वैल्यू है ना जो मुझे मिल रही है। दूसरा, जैसे आपने कहा ना कि एक बहुत ही लेमैन इन्वेस्टर को समझाएं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से अगले 25 साल के लिए आप हर महीने 5,000 रुपये महीना सेव करते हैं, और जैसे जैसे साल गुजरते हैं आपकी अर्निंग तो बढ़ जाती है, लेकिन आपने सिर्फ 5,000 ही सेव करने हैं, इस अमाउंट को भी नहीं बढ़ाना। सही है। तो 25 साल में टोटल आपकी सेविंग 60,000 रुपये महीना और 60,000 रुपये हर साल, और 25 सालों में 15 लाख रुपये हो जाती है। अगर यही चीज़ आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दें, हर महीने 5,000 के स्टॉक्स ले लें, तो आप गैस करें कि जो मैंने आपको जैसे रिटर्न बताया है पिछले 25 साल की एवरेज 18% का, तो उसके हिसाब से इस 5,000 जो इन्वेस्ट कर रहे हैं हर महीने, उसकी क्या वैल्यू बन जाएगी। तो, मेरा मैथ्स बहुत कमजोर है, आप बताएं कितनी होगी? ये जो आपने 15 लाख सेव किया है इसकी आज से 25 साल बाद वैल्यू 2 करोड़ के करीब हो जाएगी। तो एक बंदा जो आज 5,000 भी सेव कर सकता है, वो सिर्फ 5,000 पर महीना ही सेव करने लग जाए, तो अपनी अगली जनरेशन तक वो काफ़ी ज़्यादा वेल्थ जनरेट कर सकता है। और ये कोई भी कर सकता? कोई भी कर सकता है, इसमें अच्छी कंपनीज हैं भी नहीं, इसमें सिर्फ एवरेज को हमने यूज़ किया है जो कि 100 इंडेक्स है। और इसके लिए कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी कि मैंने किसी के फाइनेंशियल शीट्स नहीं देखी? कुछ भी नहीं देखना, बस साल में एक दफ़ा जो मैंने परसेंटेजेस बताया ना, अगर उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो जाए तो आप भी चेंज कर लीजिएगा साल में एक दफ़ा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब डिविडेंड्स की अगर ये बात हो रही थी, सो डिविडेंड्स के साथ क्या करना चाहिए? मतलब लोगों को चाहिए कि डिविडेंड को प्रॉफ़िट समझ के खा लें, या उसको मज़ीद इन्वेस्ट करें? अच्छा, अगर वो प्रॉफ़िट समझ के खा लेते हैं बस उसको, वो टेक होम समझ के, तो वो जो आपका स्टॉक प्राइस है अगेन वो आपको 20 साल बाद इसी तरह 2 करोड़ देगी? या जो आपने डिविडेंड्स के उसमें पैसे हैं वो इंक्लूड किए हुए हैं 2 करोड़ में? मतलब ये 2 करोड़ हम एक ऐसी फिगर ले रहे हैं। नहीं, डिविडेंड को अगर सोचना हो, डिविडेंड इज इक्वल टू कैश। आप समझें, बस आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी उसका एक छोटा सा पोर्शन आपको कैश में मिल गया। अब आपकी मर्जी है, आपने उसको फिर से काम पे लगाना है कि वो फिर से कंपाउंडिंग शुरू हो जाए, या अगर आपके एक्सपेंसेस की ज़रूरत है तो फिर आप यूज़ कर लें।
तो डिविडेंड में और कैश में कोई फ़र्क नहीं है। ये लोग सोचते हैं कि कंपनी ने डिविडेंड दिया है तो ये तो कहीं हवा से पैसे आ गए हैं तो ये तो खर्च कर लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देती है वो फिर उसकी उस तरह से कंपाउंडिंग भी नहीं होती, वो अपनी बैलेंस शीट से ही कैश निकाल के आपको दे रही है। तो डिविडेंड इज इक्वल टू कैश। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ पर हुकूमतों में कोई फ़र्क पड़ता है कि इसकी हुकूमत आएगी तो उसमें स्टॉक मार्केट अच्छी होगी, किसी और पार्टी की हुकूमत आएगी तो स्टॉक मार्केट बुरी होगी? देखिए, रिकॉर्ड खंगालेंगे तो आपको कोई ना कोई विनर्स मिल जाएंगे कि इस हुकूमत में ज़रा स्टॉक मार्केट ने ज़्यादा परफॉर्म किया, लेकिन जो असल चीज़ है ना जो उसको डिटर्मिन करती है वो है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। उसके 3-4 चीज़ें, इस पे हम लोग एक वीडियो भी बना रहे हैं। एक होता है प्राइमरी सरप्लस, ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आपके खर्चे और आपके टैक्सेस वो बैलेंस होने चाहिए। दूसरा आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, अगर आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस बैलेंस होगा तो एक इन्वेस्टर सोचेगा कि ये कंट्री लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है। तो इस तरह की 2-3 चीज़ें और होती हैं, वो जिस भी दौर में होंगी। वो मुशर्रफ के दौर में हुई तब स्टॉक मार्केट ने परफॉर्म कर दिया, वो अभी पिछले दौर में केयर टेकर के दौर में हो रही थी तो उसमें भी परफॉर्म कर गया। तो जब भी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अच्छे होंगे तो आपकी स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी। अच्छा, हम देख जब मार्केट देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में बैंक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। और वैसे भी अब ये फैटिफ और इस तरह की चीज़ों के बाद ज़ाहिर है पाकिस्तान का और पूरी दुनिया का दिल होगा कि इकॉनमी डॉक्यूमेंट हो। इकॉनमी डॉक्यूमेंट होगी तो इसका मतलब है कि हर बंदे का बैंक में अकाउंट होगा। अभी हम 25 करोड़ की आबादी हैं और मेरे ख्याल में 2.5 करोड़ बैंक अकाउंट है, तो इसने बढ़ना ही है, कम तो नहीं होना। सो बैंक एक बड़ी सेफ इन्वेस्टमेंट लगते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड हम कई जो इन्वेस्टर्स हैं या माहिर मईशत हैं उनसे ये भी सुनते हैं कि बल्कि कुछ तो कहते हैं कि जी पाकिस्तान लोकल जो लोन्स हैं उन पे तो डिफ़ॉल्ट कर ही नहीं सकता। वो तो जब भी अगर खुदा ना ख़ास्ता कभी हुआ तो बाहर से होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी कहते हैं कि जी वो लोकल तो हमने डिफ़ॉल्ट ही करना है हुँ, क्योंकि ये हम कर सकते हैं। हुँ। सो सवाल ये है कि अगर खुदा ना ख़ास्ता पाकिस्तानी लोकल लोन्स पे डिफ़ॉल्ट करता है, तो क्या बैंक्स की परफ़ॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ेगा? वो स्टॉक मार्केट में नीचे आएँगे? नहीं, लोकल लोन्स पे डिफ़ॉल्ट करना लो प्रोबेबिलिटी इवेंट होता है, बट पॉसिबल बिल्कुल है। अभी श्रीलंका में भी हेयर कट लगा है लोकल लोन्स पे, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी रहती है, बल्कि आज से 1 साल पहले। अच्छा, इसमें ना थोड़ा-सा ये देखने की ज़रूरत है कि जो मुल्क जिनका डेट टू जीडीपी 100 के करीब चला जाता है ना, फिर वहाँ पे जब आईएमएफ प्रोग्राम होता है तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि लोकल डेट पे हेयर कट लगेगा। पाकिस्तान 80-85 की रेंज में चला गया था, तो इस वजह से लोग कह रहे थे कि 1-2 साल और बुरे हुए तो हम 100 पे चले जाएँगे और फिर लोकल डेट रीस्ट्रक्चर होगी। बट हमने उसको रिवर्स किया। अब हम जो है 70 से 75 की रेंज में आ गए हैं, तो हम डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी पे हैं। तो अब वो रिस्क भी कम हो गया है। बट हमेशा फ्यूचर में चांस रहता है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती, जैसे लोग सोचते हैं पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकता। मिनिमल चांसेस हमेशा होते हैं, बट अब ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा इसके रिस्क कम हो गए हैं। और अगर लोकल डेट रिस्ट्रक्चरिंग पे इसके असरात होते हैं या ये कभी इम्प्लीमेंट होती है, तो बैंकिंग सेक्टर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, बहुत ज़्यादा। हम तो ले रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का ओवरव्यू, लेकिन अगर आपने बारीकी में जानना है तो उसके लिए सब्सक्राइब करें अब्दुल रहमान नजम का यूट्यूब चैनल। अच्छा, हमारी एक दफ़ा आज से कुछ हफ्ते पहले मुलाकात हुई थी, तो ऑफ कैमरा मैंने आपसे एक सवाल किया था कि किस तरह से एक आम आदमी प्रिडिक्ट कर सकता है। आपने कहा कि ये फॉरवर्ड लुकिंग होती है स्टॉक एक्सचेंज। तो अगेन मतलब कोई ऐसे इंडिकेटर्स आम आदमी को तो नहीं पता लग सकते कि अब इसकी डाउनवर्ड ट्रजेक्टरी है या अब इसकी अपवर्ड ट्रजेक्टरी है। वो तो बेसिकली एक तरफ आपने कहा कि बड़ा खतरनाक काम है कि आप रोज रेट देखें, लेकिन उसके पास और क्या तरीका है देखने का? देखिए, एक तो है आपने पहले पैसिव इन्वेस्टर बनना है या एक्टिव। एक्टिव में जैसे हमने बताया कि आप कंपनीज़ भी डिटेल में रिसर्च करते हैं। पैसिव में आप कुछ नहीं करते। आपको बस यकीन है कि पाकिस्तान के जो टॉप बिज़नेसमैन हैं, वो लॉन्ग टर्म में अच्छा मुनाफ़ा बनाएँगे, मैंने पार्टनर बनना है और मैं एवरेज हर कंपनी का थोड़ा-थोड़ा ले लूँगा, मेरे भी रिटर्न अच्छे हो जाएँगे। जब आप एक्टिव बनेंगे, आप कंपनीज़ भी समझेंगे, तो फिर आपको ये भी थोड़ा-सा देखना पड़ेगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसी जा रही है। इसमें जो 4-5 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, जैसे हमने बताया करंट अकाउंट डेफिसिट, प्राइमरी सरप्लस, इंटरेस्ट रेट्स। वॉरेन बफे कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स आर लाइक ग्रेविटी फॉर स्टॉक प्राइसेस। जब इंटरेस्ट रेट स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वो नीचे ले आते हैं प्राइसेस को, और इसके पीछे पूरी लॉजिक भी है। तो ये 4-5 चीज़ों को आपको अंडरस्टैंड भी करना पड़ेगा, इसको इसकी फ्यूचर आउटलुक को भी समझना पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ़ एक्टिव इन्वेस्टर के लिए। पैसिव इन्वेस्टर को घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो बस भरोसा रखे पाकिस्तान में जो टॉप बिज़नेसमैन हैं, वो पैसा बनाएँगे ही बनाएँगे।
अच्छा, ये जो भरोसे की बात है, सो इसमें जिस तरह से आपने बताया कि जिसने आज से 20 साल पहले लगाए थे उसको इतने पैसे। अच्छा, अब जिस तरह रियल एस्टेट में होता है कि 30 लाख का प्लॉट मैंने 30 साल पहले लिया था, अब वो 6 करोड़ का है। लेकिन डॉलर टर्म्स में देखें तो वो आपको नुकसान ही हुआ होता है। सो इसको अगर डॉलर टर्म्स में हम्म। देखें तो ये मतलब कहाँ है? मतलब आप इन्फ्लेशन बीट कर रहे हो या इन्फ्लेशन नहीं भी बीट कर रहे? हाँ, मतलब इन्फ्लेशन और डीवैल्यूएशन एक ही बात है। हम्म। सो आप उसको बीट कर रहे हो अगर कमा कुछ नहीं भी रहे तो। इसमें मैं जो आपको नंबर बताऊंगा ना, आप भी सरप्राइज हो जाएंगे और व्यूअर्स तो बहुत ज़्यादा ही हो जाएंगे। अब इसी चीज़ का अगर हम डॉलराइज रिटर्न देखें पिछले 25 साल का, तो वो 11% इन डॉलर टर्म्स है। अमेरिका के स्टॉक मार्केट जो कि फ्लैगशिप है, उसका भी एवरेज रिटर्न इन 25 सालों का मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा, बट लॉन्ग टर्म में 7 से 8% के बीच में। ये अमेरिकन स्टॉक मार्केट को भी बीट कर रही है। पाकिस्तानी बिजनेसमैन की पावर ऑफ अर्निंग बहुत ज़्यादा है, लोग इसको समझते नहीं। जो जितने भी बिजनेसेस होते हैं ना, वो इन्फ्लेशन हेज्ड होते हैं। कोई भी इन्फ्लेशन होती है वो पास ऑन कर देते हैं। और जब अगली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो सोच के करते हैं कि इसमें रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा। तो स्टॉक मार्केट 2 से 3 साल में आपको रगड़ा दे सकती है, लॉन्ग टर्म में बहुत मुश्किल है। बहुत कम एग्जांपल्स है दुनिया में जहाँ के इमर्जिंग मार्केट्स में बहुत लंबा डाउन टर्न आ जाए जो कि 10-15 साल चले, वरना यूजुअली 3 से 4 साल में स्टॉक मार्केट रिकवर हो जाती अच्छा, ये जो पिछले 2 सालों में जितना स्टॉक मार्केट ऊपर गई है, कुछ लोगों से जब मैंने पूछा तो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है उस वो अंडर वैल्यूड थी। सो अब ये इतनी जो पाकिस्तान ने तरक्की की है पिछले 2 सालों में, बेसिकली इंडेक्स ने जो ऊपर गया है, तो अब वो एट पार आ गई है या अभी भी अंडर वैल्यूड है? है। नहीं, अभी भी काफ़ी अंडर वैल्यूड है हिस्टोरिकली भी, और अगर आप दूसरी आसपास के मुल्क देखें तो उनके मुकाबले में भी। इसमें ना सबसे आसान तरीका होता है देखने का, प्राइस टू अर्निंग रेशो, कि एक कंपनी अगर 1 रुपये का प्रॉफिट कर रही है साल की, तो उस कंपनी की प्राइस क्या है। तो आजकल पाकिस्तान में कोई 4.5-5 रुपये चल रही है। मतलब एक चलता फिरता बिजनेस अगर 1 रुपये अर्न कर रहा है तो आप उसके लिए 5 रुपये दे रहे हैं और उसमें पार्टनर बन रहे हैं। अब इंडिया में देखें तो ये 20 से भी ऊपर है, अमेरिका में भी 20 से ऊपर है, लेकिन उसकी वजह भी है। इसका ना एक फॉर्मूला निकाला हुआ है एक फेमस नोबेल प्राइज़ विनर ने, कि अ फेयर पी मल्टीपल फॉर एनी कंट्री इज़ 20 माइनस इंटरेस्ट रेट्स। तो जैसे-जैसे इंटरेस्ट रेट कम होता रहता है, उस कंपनी ने जो फ्यूचर में प्रॉफ़िट बनाना है, उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। तो पाकिस्तान के केस में हम लोग 20 तक तो जाना बहुत मुश्किल है। हम 2017 में 12 पे गए थे। अगर हिस्टोरिक एवरेज देखें तो वो कोई 8-9 की बनती है। तो ये नंबर जो है, जब इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तो ये 6-7 की रेंज में चला जाएगा। और उसके साथ-साथ एक ये भी चीज़ है, एक तो नंबर बढ़ रहा है। नंबर ऑलमोस्ट 4.5 से अगर 7 पे जाएगा तो 50% ये इंक्रीज़ है। उसके साथ-साथ हर साल प्रॉफ़िट्स भी बढ़ते रहते हैं। हर साल ऑन एवरेज पाकिस्तानी कंपनीज़ के प्रॉफ़िट 15% से बढ़ते रहते हैं। तो आज से 5 साल बाद वो प्रॉफ़िट वैसे ही डबल हो जाएँगे। तो हुँ। इसने तो बढ़ना ही बढ़ना है लॉन्ग टर्म में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये है कितना मुश्किल कि एक आदमी जो है वो किसी ब्रोकरेज मतलब ऑफ़िस में चला जाए और अपना आईडी कार्ड लेके और उसका सीडीसी अकाउंट खुल जाएगा? इज़ इट एज़ सिंपल एज़ दैट? अब इट इज़ एज़ सिंपल एज़ दैट, पहले नहीं होता था। अब एक हुकूमत ने कैटेगरी निकाली है, सहूलत अकाउंट। उसमें आप 8 से 10 लाख रुपए सिर्फ़ सीएनआईसी एज़ डॉक्यूमेंट दे के इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी। कुछ लोग तो जब अकाउंट खुलवाने जाते थे तो मज़ाक में कहते होते थे कि आप मेरी इन्वेस्टमेंट लेने आए हैं या टैक्स ऑफ़िस से आए हैं। तो वो एफएटीएफ के काफ़ी ज़्यादा कानून आ गए थे। लेकिन अब अगर आपने 8-10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो आपके लिए बहुत ईज़ी है। बिल्कुल ठीक है, और अगर इससे ज़्यादा इन्वेस्ट करनी है तो आपको बेसिकली प्रूफ ऑफ अर्निंग दिखाना है बस अपना। हाँ, आप सैलरी स्लिप दिखा दें या कुछ भी अपनी, कोई आपने अगर कोई प्रॉपर्टी बेची है, उसके प्रोसीड्स दिखा दें। इसमें सारी ट्रांज़ैक्शन बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन होती हैं, तो आपको एक प्रूफ़ दिखाना पड़ेगा कि आपके पास फंड्स हैं। टैक्स रिटर्न दिखा दें, टैक्स रिटर्न भी एज़ अ प्रूफ़ ऑफ इनकम काफ़ी जगह एक्सेप्ट हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है मतलब क्या 2 मुख्तलिफ़ किस्म के अकाउंट होते हैं या सबका एक सीडीसी अकाउंट ही होता है, या ये होता है कि आपका कोई ब्रोकर के पास सब अकाउंट होता है? हुँ। इनमें से कौन-सा सेफ़ है? नहीं, ब्रोकर के पास आपका सीडीसी सब अकाउंट होगा। अच्छा। जो अल्टीमेट सेफ्टी है ना, वो सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में है। उसमें से शेयर हिल ही नहीं सकते जब तक आप खुद नहीं उनको मूव करेंगे। तो आप पहले ब्रोकरेज अकाउंट भी खुलवाएँ, फिर सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट भी खुलवाएँ, ताकि कल को जो 1% चांस है ब्रोकर के डिफ़ॉल्ट करने का, आप उससे भी प्रोटेक्टेड हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कुछ लोग हैं जिनके पास अभी तक पुराने वो
शेयर्स पड़े हुए हैं जो फिजिकल, उसको कन्वर्ट करवाने का क्या तरीका है? या किसी ने अगर वो भी किसी से गुम गया है लेकिन उसको याद है कि इतने मेरे शेयर्स हम्म। इस कंपनी के हैं, तो वो कैसे करवा सकता है? अच्छा, अगर तो आपके पास हैं फिजिकल शेयर्स तो सीडीसी के ऑफिस जाके आप उनको फ़ौरन जो है वो कन्वर्ट करा सकते हैं। और अगर उनके पास उसकी कॉपी नहीं है तो फिर आई थिंक आप जब उनके ऑफिस जाएंगे उनको थोड़ा रिकॉर्ड बताएंगे, क्योंकि रिकॉर्ड सबका होता है। कंपनी में जिस जिस बंदे ने शेयर लिए हुए हैं उसका सीएनआईसी नंबर सब कुछ जो है ना रजिस्टर्ड होता है, तो वो कहीं ना कहीं से ढूंढ लेंगे कि आपके पास शेयर्स हैं और वो आपको नया सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर किसी के पास शेयर्स थे और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनकी इनहेरिटेंस का क्या मामला होगा? उनके बच्चे किस तरह से वो ले सकते हैं और वो क्या सिक्योर हैं? वो कहीं जाएँगे तो नहीं? आई थिंक जैसे सीडीसी के पास सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है, तो वही जो इनहेरिटेंस का प्रोसेस है आप उसके गो थ्रू करेंगे जब तो आपके शेयर्स जो हैं नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। आई थिंक इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन क्योंकि रिकॉर्ड मौजूद होता है ये प्रोसेस हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल और वो ये है कि अब आपको मुस्तक़बिल करीब में, क्योंकि आप कह रहे हैं मुस्तक़बिल दूर में, तो ये होता ही प्रॉफ़िटेबल है। मुस्तक़बिल करीब में आपको कैसा लग रहा है? आई थिंक इसमें नंबर वन चीज़ होती है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो अभी जिस तरीके से हुकूमत ने बजट प्रेजेंट किया है, दिस इज़ वेरी मच इन लाइन विद प्राइमरी सरप्लस और आईएमएफ की कंडीशंस। तो ओवरऑल आपकी जो फिजिकल डिसिप्लिन है वो ठीक है। इसको आपको हर 3 महीने पे रिव्यू करना चाहिए। पाकिस्तान में चीज़ें चेंज हो जाती हैं, बट अभी ऐसे लग रहा है कि द जर्नी ऑफ वैल्यू रियलाइजेशन, जैसे कि हमने बताया जब चीज़ें अच्छी होती हैं तो स्टॉक मार्केट की वैल्यू बढ़ती है। अभी ऐसा लग रहा है हम उस जर्नी में कंटिन्यू रहेंगे अगले 1 से 2 साल के लिए। और सो जब मुझे ना इसमें ये भी बड़ा अजीब-सा लगता है कि अच्छा, अगर आपको आप लॉन्ग टर्म के उस पे नहीं हो, शॉर्ट पे हो, तो आपने कब बेचना है? और जब आपने बेच दिया उसके बाद दोबारा आपने कब खरीदना है? मतलब मेरे जैसा आदमी जिसने कभी कारोबार नहीं किया उसको तो ये भी बड़ा लगता है कि अच्छा, एक प्रोडक्ट मैंने बेच दी है, तो अब अगली दफ़ा जब मैंने वो बनानी है तो उसकी तो कॉस्ट प्राइस ऊपर चली गई हुई है। तो उसमें से वो भी डिटरमिन करना कि कितना मैंने इन्वेस्ट करना है, कितना मेरा टेक होम है, मेरे जैसे बंदे के लिए तो बड़ा मुश्किल है। तो ये हम्म। क्या ये काम खुद से हो सकता है या बेहतर है कि आप किसी एक्सपर्ट की मदद लो अगर आपने एक्टिव हम्म। इन्वेस्टर बनना है? नहीं, शॉर्ट टर्म में तो डायनामिक्स ही बिल्कुल चेंज हो जाती है। जो स्टॉक मार्केट की जो लॉन्ग टर्म अर्निंग पावर है, वो जो जैसे हमने एक्सप्लेन किया कि आप पार्टनर बन रहे हो टॉप बिजनेसमैन के साथ, वो ख़त्म हो गई जब आप शॉर्ट टर्म पे आए। अब आप सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हो। अब आप सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हो कि 1 महीने बाद इसकी प्राइस ऊपर होगी क्या नीचे। तो उसकी डायनामिक्स भी बिल्कुल अलग हैं, उसकी एक्सपर्टीज़ भी बिल्कुल अलग है। हम खुद भी ये नहीं करते, हम लोग ट्रेडिंग में एक्सपर्टीज़ हमारी बिल्कुल नहीं है। हम लोग कंपनी रिसर्च करके उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो शॉर्ट टर्म में तो ये कॉइन फ्लिप है कि 50-50 चांस है बढ़ने के और कम होने के। बट लॉन्ग टर्म में इसमें जो है ना ऑलमोस्ट 100% हो जाता है। जितना जितना आपका टाइम बढ़ता रहेगा उसमें चांसेस ऑफ प्रॉफिट बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। अगर आपको अपने नसीब पे ट्रस्ट नहीं है तो आपने तो ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, और लॉन्ग टर्म जो है वो हमेशा फ़ायदेमंद रहता है। मैंने बहुत कुछ सीखा है इस एपिसोड से। अगर आपको भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और पेट्रन भी बनें। खुदा हाफ़िज़।